मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते, पर मंजिल उन्हें जरूर मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। इसलिए आपको हमेशा कोई भी काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, आपको डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ और उस काम में आपको पूरा झोंक देना पड़ेगा, और पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट के साथ उस काम को करना चाहिए। अगर आप कामयाबी के लिए या कामयाबी चाहते हो तो आपको उतना उसका हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। एंड जो मेहनत करने के लिए रेडी होता है, जो मन लगा के मेहनत करता है, सफलता एक दिन जरूर उसको मिलती है। तो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, CSR नेट अचीवर्स के इस शो में। एंड इस शो में आज हमसे मिलने आए हैं हर्षल। तो सारे स्टूडेंट, आप सबका वेलकम है। एंड हर्षल, आपका बहुत बहुत वेलकम। तो स्वागत है आज के हमारे सेशन में। एंड सबसे पहले सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड सारे पूरे IFS फैमिली की तरफ से, हर्षल, आपको इतना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। यस, और हम बहुत खुश हैं। और हर्षल, मैं पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको कि हर्षल IFS पुणे जो है ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट है। एंड उन्होंने पूरी प्रिपरेशन जो है वो ऑफलाइन क्लास में रह के, पुणे में रह के प्रिपरेशन कंप्लीट की एंड प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया। एंड हर्षल का इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो हर्षल, वंस अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यस, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट है कि जो हर्षल एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, हमें लाइव क्लास से पढ़ना चाहिए, हमें रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ना चाहिए, या हमें ऑफलाइन क्लास से पढ़ना चाहिए। तो जैसे आपको कैसे लगता है कि आपने ऑफलाइन क्लास किया है, तो सबसे बेटर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए? ओके सर, रिगार्डिंग दी कंटेंट, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों भी कंटेंट तो सेम ही है। बट डिफरेंस इज दैट कि ऑफलाइन में आपको पुश करने के लिए बहुत सारा, मतलब इन सराउंडिंग आपके एनवायरनमेंट रहता है, इंक्लूडिंग योर टीचर्स, मेंटर्स, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं। देन जब आप ऑफलाइन में होते तो आपके सामने एक ही मोटिव रहता है कि मुझे सिर्फ एग्जाम को क्लियर करना। तो all these things push you to achieve that particular target. ऑनलाइन में कैसा होता है कि सर एक बार डिस्ट्रैक्शन आ गया तो वो हम छोड़ देते हैं। यस, तो फॉर एग्जांपल अगर 2 या 3 आवर्स का सेशन है, तो अगर आपका कुछ मिस हो जाता है तो आप फिर से 10 सेकंड्स पीछे लेके जाते हो, फिर से आप देखते हो। तो दैट ऑफलाइन में कैसा होता है, यू कैन डायरेक्टली आस्क द टीचर, तो आपका वो डाउट वही के वही क्लियर हो जाता है, सो आपका यस। टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये बात मुझे हर्षल आपकी बहुत अच्छी लगी कि जब भी आप ऑफलाइन क्लास करते हो तो ये आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आपके सामने टीचर होते हैं। तो टीचर जब सामने होता है तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत होता है, फोकस होता है, हम क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। दूसरा, जब हमारे साथ टीचर का इंटरेक्शन होता है तो एक हमें पॉजिटिव जो होता है वो एक एनर्जी मिलती है कि जो हमें हमेशा फोर्स होता है, वो पॉजिटिव फोर्स की जो आपको पुशअप करता रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन में जैसे हर्षल ने बोला, ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट का, जब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो फिर पढ़ाई पे पर वापस आना और उसको मन नहीं करता पढ़ाई करने का। करेक्ट। वैसे हर्षल, जब भी हम मतलब प्रिपरेशन करते, लाइफ साइंस को प्रिपेयर करते समय, हम ऐसा देखते हैं कि टोटल 13 यूनिट से जो कि लाइफ साइंस के, उसके साथ साथ आपका एप्टीट्यूड का भी सेक्शन है प्रिपेयर करना। तो पहले आपको ये बहुत वास्ट नहीं लगा? ऐसा डर नहीं लगा प्रिपरेशन करते हुए? सर सिलेबस तो बहुत वास्ट है। हाँ। बट अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ में इजीली आप लेक्चर्स पढ़ के उनके PYQ सॉल्व कर सकते हो, प्लस जो भी डाउट्स है वो भी आप क्लियर कर सकते हो। एंड अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा, मतलब नहीं समझ आ रहा, तो यू कैन स्किप दैट टॉपिक। बट हाँ। वी हैव टू ट्राई फॉर ऑल दी 13 टॉपिक्स, बिकॉज अगर आपका कौन सा भी टॉपिक फेवरेट है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल फिजियोलॉजी, तो एनिमल फिजियोलॉजी में से सारे 6 to 6 क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते। यस। तो अगर आपका जितना ज्यादा नॉलेज है, जितना ज्यादा आपने यूनिट्स प्रिपेयर किया है, तो यू कैन पिक दैट इजी क्वेश्चंस क्विकली, so that will give you plus point for time management. ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी हर्षल कि
जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो ये सिलेबस में 13 यूनिट्स प्रिपेयर करना, एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना, सबका सब हम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हर्षल बोल रहे कि आपको आपका टॉपिक टारगेट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा जो आपके फेवरेट है, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। एंड जैसे हर्षल ने बोला, बहुत अच्छी बात है कि हम हर टॉपिक के भी 6 क्वेश्चन आते हैं तो 6 क्वेश्चन को टारगेट करते नहीं है, हम मिनिमम उसके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन को हम टारगेट करते, और उतना जब आप पढ़ाई करोगे तो मिनिमम आपके 2 या 3 क्वेश्चन टॉपिक से होते भी है, सॉल्व भी हो जाते। करेक्ट, यस। अभी जैसे हर्षल, हम जब पढ़ते ऑफलाइन क्लास में, जब आप पढ़ते हो या ऑफलाइन क्लास आप पुणे में ज्वाइन किया था, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लास में पढ़ने का, और आपको मतलब किस तरह से आपने पढ़ाई की, और आपको वहां पे किस तरह से आपने स्ट्रेटजी यूज की, वो भी आप शेयर कर सकते हैं क्या? Yeah, sure, sir. यस। So, up to 12th standard, I was a nocturnal animal. So, हम रात को जग के पढ़ाई करते रहते थे. हाँ। So, that was a habit for me. जैसे हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आए तो पता चला कि लाइफ में पढ़ाई करने से क्या इल इफेक्ट्स या फिर क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हो पता चला, सो वो मैंने स्किप कर दिया। बट व्हेन आई कम टू द आईफास पुणे ऑफलाइन बैच, तो मैंने इनिशियली सब ट्राई करके देखा फॉर 15 डेज। मैंने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप होके पढ़ाई करके देखा 4 o'clock। देन आफ्टर 15 डेज मैंने रात को फिर से नॉकटर्नल वाला हैबिटेट करके पढ़ाई किया। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया बट कोई एक भी तरीका अच्छे से काम नहीं किया, बिकॉज हम मॉर्निंग में क्या रहता था, लेक्चर्स अटेंड करने के बाद देन हम लाइब्रेरी में अप टू 11 बजे तक रुक जाते थे। तो हमारा पूरा बॉडी वहां पे एग्जॉस्ट हो जाता है। हाँ। तो बेटर है क्या, लेक्चर्स अटेंड करो, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो, डाउट्स क्लियर करो, 11 बजे तक पढ़ो, उसके बाद घर चले जाओ। ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं रहती। बट पॉइंट इज दैट कि आपको वो कंसिस्टेंटली करना है। मतलब मैंने आज किया, कल किया, लेकिन परसों गैप लिया, तो दैट विल बी अ माइनस पॉइंट फॉर यू। दैट विल नॉट गिव यू दैट अप टू टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हो। तो हम हमेशा ऐसे ही करते थे, मॉर्निंग में लेक्चर्स अप टू 2 PM, आफ्टर लंच 3 PM टू 6 PM तक हम पढ़ते थे, पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, देन डाउट्स क्लियर करते थे। 6 बजे हम एक स्मॉल टी का ब्रेक लेते थे, अगेन फ्रॉम 6:30 देन 9 बजे तक पढ़ाई करते थे फिर से। 9 बजे के बाद डिनर का जो ब्रेक रहेगा आधे घंटे का, एंड फ्रॉम 9:30 टू 11 हम वहाँ पे पढ़ाई करते थे। उसके बाद हम घर जाते थे, सो जाते थे। तो मतलब ये पूरा शेड्यूल जो है वो हर्षल ने हमें बताया। और देखिए वहां पे जैसे कि आपने छोटे छोटे ब्रेक्स लिए बीच में, तो ये ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको एक्टिव रखने के लिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। वैसे हर्षल, अगर हम देखें कि जब हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में पढ़ते हुए, क्योंकि हमारा मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल होता है, आपके टॉपिक्स को आपको पहले पढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद संडे को टेस्ट होता है, तो क्या संडे का टेस्ट में क्या आपको कुछ नया सीखने को मिलता था, और उससे आपके स्ट्रेटजीज के और आपको जो मतलब लर्निंग मिलती थी, क्या वो उसको आप अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करते थे? यस सर, डेफिनेटली संडे टेस्ट आर यूजफुल। संडे टेस्ट में जब आप पढ़ाई करते तो पढ़ाई जब करते हो संडे टेस्ट का, तो वो पूरा कंपाइल, मतलब 6 डेज का पूरा कंपाइल स्टडी आपको करना रहता है। तो आप वो एक ही दिन में पूरा वाइंड अप कर देते हो जो पूरे वीक का था। दैट इज द प्लस पॉइंट, आपका रिवीजन हो रहा है। सेकंड पॉइंट, संडे टेस्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद आपके पढ़ाई में आए नहीं है। तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। दैट क्वेश्चंस आप आस्क टू योर मेंटर्स, टीचर्स के साथ बात कर सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट वही टॉपिक जो आपका मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप अपने नोट्स में ऐड करो। दैट विल गिव अ प्लस पॉइंट आल्सो। एंड बहुत बार क्या होता है कि संडे टेस्ट में इनिशियली आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, एंड कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कम मिल जाते हैं। तो जिनको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं उसको टेंस होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 6 डेज का टेस्ट है। तो इट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फेट। सिमिलरली जिसको बहुत ज्यादा मार्क्स मिला है वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यस। तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज वो सिर्फ आप 6 डेज का ही, ऑन द बेसिस ऑफ 6 डेज आप टेस्ट दे रहे हो। एक्चुअल में सीएसआर में आपको पूरा 30 मिनट्स आने वाले हैं। तो हमें डिप्रेस भी नहीं होना है,
ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। और इनिशियली जब अगर आपका मार्क्स बहुत कम आ रहा है तो धीरे धीरे बढ़ेगा। फर्स्ट डे पे आपका कभी आउट ऑफ या ज्यादा मार्क्स नहीं आएगा। तो मेरा भी ग्रोथ ऐसा ही हुआ था। इनिशियली मुझे सिर्फ 98 मार्क्स मिला था जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते वो 120, 140, 160 एंड कभी कभी 170 भी चला जाता। तो हाँ हमें ज्यादा हाइप भी होने की जरूरत नहीं है एंड हमें ज्यादा दुखी भी होने की जरूरत नहीं है। यस, तो ये बात हर्षल आपने बहुत अच्छी बोली कि संडे टेस्ट दे आर द की फैक्टर इन द रिजल्ट, क्योंकि उसी से आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दूसरा, संडे टेस्ट आपको ये बताते हैं कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े वो आपको कितने अच्छे से आते हैं, आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही है, आपके मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात हर्षल आपने कही कि संडे टेस्ट के मार्क्स डिसाइडिंग नहीं होते कि आपका फाइनल एग्जाम में क्या होगा। वो जस्ट आपको एक बता रहे कि आज आपकी स्थिति क्या है और उस स्थिति को आपको कितना इंप्रूव करना है वो आपके हाथ में। इसीलिए संडे टेस्ट एक आईना होती है कि जो हर हफ्ते के बाद आपके सामने आता है और आपको बताता है आपकी रियलिटी, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके वीक पॉइंट्स, नेगेटिव मार्किंग कितना हो रहा है। तो ऐसे हर्षल बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम पढ़ाई करते, जब हम क्लासरूम में भी पढ़ते, तो क्लासरूम में टॉपिक्स तो समझ में आ जाते, क्लास में जब हम टॉपिक पढ़ते तो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हुआ था और उसको यस आपने सर। कैसे सॉल्व किया था? इनिशियली सर हुआ था बिकॉज हमारा वो पर्सपेक्टिव नहीं रहता। बिकॉज हम अब तक मास्टर का क्या करते आ रहे, क्वेश्चन आता है उसका आंसर जितना लिख पाए उतना लिख के आते। लेकिन अभी जो सीएसआर का पेपर पैटर्न है, भले वो एमसीक्यू है बट एमसीक्यू में भी लेवल्स होता है। जैसे पार्ट बी में इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, पार्ट सी में पूरा घुमा फिरा के अप्लाइड कंसेप्ट्स वाला एप्लीकेशन बेस्ड आ जाता है क्वेश्चन। तो वो हमारा प्रिपरेशन नहीं रहता कि क्वेश्चन को उस तरीके से देखे, उस तरीके से सोचे। तो इनिशियली आपको दिक्कत आएगा, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होते जाएगा, आप रिवाइज करते रहोगे, तो उससे आपका वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है क्वेश्चन को देखने में। फिर आप 360 उस क्वेश्चन के बारे में थिंक करना स्टार्ट कर देते हो। फिर उसका पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा वो आप डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हो। एंड कोई आंसर क्यों राइट है एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर क्यों रॉन्ग है, ये आपको पता चलता है। इस पॉइंट पे आपको ये पता चलेगा कि रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर रॉन्ग और उसका रीजन क्या है। उस दिन आपका प्रिपरेशन हो चुका है। दैट इज इनफ फॉर द सीएसआर। करेक्ट। तो ये सबके साथ ऐसा होता ही है। जैसे हर्षल जो कह रहे हो बहुत बड़ी बात है कि आपका जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा एनालिसिस का, बट जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतने वो धीरे धीरे क्वेश्चन जो है सॉल्व होते चले जाते। एंड जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो पहले पहले सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आते, लेकिन जब आप पूरे रिवाइज करते हो उनको, आगे के टॉपिक पढ़ते हो तो पीछे के टॉपिक लिंक होना स्टार्ट होता है और उस लिंकिंग से वो क्वेश्चंस भी सारे कवर हो जाते हैं। अभी हर्षल, जैसे हम कहते हैं कि जैसे लाइफ साइंस के 13 यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। तो एप्टीट्यूड का आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? यस, एप्टीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। इस मेरा पर्सपेक्टिव है कि एप्टीट्यूड में हमारे लेक्चर्स हुए थे जो शौविक सर ने हमें पढ़ाए थे। तो हम उतना ही जो वो पढ़ा रहे वो हम करते थे प्रैक्टिस, और वो डीपीपी क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें मिलते थे, वो हम घर पे जाके सॉल्व करते थे। एंड इफ देयर इज एनी डाउट हम उनसे पूछते थे। दैट इज इनफ। तो एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम बेनिफिट क्या है? सपोज यू आर सॉल्विंग 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 एंड उसमें से अगर आपका 8 भी राइट जाता है, आपको लग रहा है कि 8 राइट जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग 18 into 8 into 16 मार्क्स। आप उसमें से अगर 2 माइनस होता है तो 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा, पर 2 क्वेश्चन रॉन्ग होता है, यू विल बी गेटिंग 15 मार्क्स फॉर दैट। So for these 15 marks, if you divide it by 4, so almost we are getting a you can solve 3 more parts the questions. Correct. You can take the risk of more 3 parts the questions. And अगर वो गलत भी हो जाते हैं तो आपका वो 15 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। उससे आपका कुछ नुकसान भी नहीं है और कुछ प्रॉफिट भी नहीं है। बट अगर आपके वो क्वेश्चन राइट आ जाते हैं पार्ट्स की वाले, तो आपकी फिर चांदी चांदी है सर। तो ये मतलब बहुत अच्छा है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको पार्ट ए के साथ पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों पार्ट को मेंटेन करके प्रिपरेशन करना चाहिए और एग्जाम में भी तीनों पार्ट को अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके करना चाहिए।
सबसे इम्पोर्टेंट हर्षल, जैसे ऐसा कहते कि इस बार के एग्जाम में थोड़ा सा बहुत लेंदी पेपर था, अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे या थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे, तो आपको इस बार का एग्जाम कैसे लगा? Yes, sir. Paper was, we can say, average or moderate. But problem is that कि all questions जो थे, majority of the questions were lengthy. तो स्टूडेंट्स का, मेरे इवन बैचमेट्स का यही दिक्कत हुआ था कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज ऑल द क्वेश्चंस इन लिमिटेड इन द गिवन आवर्स। तो उनका रीड करने में बहुत टाइम जा रहा था। तो इनिशियली भी जैसे मैंने बोला कि आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस की 25 क्वेश्चंस हमें सिलेक्ट करने रहते, बट एग्जैक्टली हमें 25 सिलेक्ट नहीं करने, हमें 50 क्वेश्चंस को स्किप करना रहता है। तो इफ यू आर एबल टू स्किप दैट 50 क्वेश्चंस तो आपको 25 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। आपको दिख रहा है, सपोज माय मास्टर्स वाज फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी, तो माय फेवरेट टॉपिक विल बी एनिमल फिजियोलॉजी। बट जब मैं एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ रहा था, सो आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस एनिमल फिजियोलॉजी से, उसमें से 4 क्वेश्चंस बहुत लेंथी थे, जो रीड करने में एटलीस्ट आपका वहां पे 1 या 2 मिनट जा सकता है। तो आई जस्ट स्किप द क्वेश्चन बिकॉज आई हैव टू सेव माय टाइम। तो जैसे मुझे लेंथी क्वेश्चन था, आई स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे मेरा बहुत टाइम बचा। एंड 25 क्वेश्चंस में से अगर मैं बोला जाए तो उसमें से 10 to 12 क्वेश्चंस वो मैच द फॉलोइंग वाले या कॉलम्स वाले ही रहते हैं। कैन इजीली टारगेट दैट क्वेश्चंस। करेक्ट। सो तो टाइम आप, मैनेजमेंट, हाँ, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना ये एक स्किल होता है, और ये टाइम मैनेजमेंट का स्किल जो है उसकी प्रैक्टिस आपने कैसे की थी हर्षल? सर मेरा एक फिक्स पैटर्न था। इनिशियली जब मैं क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करता था सॉल्व करना, तो हमेशा मैं 20 मिनट्स पार्ट ए को देता था। मेरा पैटर्न थोड़ा अलग था, मैं पहले पार्ट ए टारगेट करता था, आफ्टर दैट पार्ट सी एंड आफ्टर दैट पार्ट बी पे जाता था। तो इनिशियली आई हैव गिवन 20 मिनट्स फॉर पार्ट ए, मेरा फिक्स रहता था 20 मिनट्स में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हो सके पार्ट ए का, आई सॉल्व दैट क्वेश्चन। एंड अगर सॉल्व कर रहे मुझे मुझे नहीं आ रहा तो मैं आई लेट स्किप दैट क्वेश्चन। बट अगर मुझे लग रहा है कि आई कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन तो उसमें मार्क करता था, और सॉल्व करके वहाँ पे एक मार्किंग का ऑप्शन रहता है। तो आफ्टर दैट जैसे 20 मिनट्स हो जाता था, आई शिफ्ट टू द पार्ट सी। देन मैं पार्ट सी के लिए अगेन 1 ही आवर देता था पहले इनिशियली। तो 1 आवर में जितना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है पार्ट सी का, आई सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो हमें उसमें से 18 to 19 क्वेश्चन 1 आवर में इजीली हो जाते हैं। करेक्ट। इट इज नॉट डिफिकल्ट। हाँ, एंड अगर जो बचे हुए 5 to 6 क्वेश्चन थे, वो तो आपने मार्क करके रखे जो आप बाद में सॉल्व करोगे। फिर आफ्टर दैट मैं 1 आवर पार्ट बी पे शिफ्ट होता था। तो पार्ट बी में अगेन 28 समथिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आराम से, 28 27। तो अगर हम टोटल टोटल कैलकुलेशन करें तो 60 1 आवर पार्ट बी 1 आवर, पार्ट सी 1 आवर, 2 आवर्स हो गया। एंड 20 मिनट्स पार्ट ए का, तो हमारे पास ऑलमोस्ट बच जाता है 40 मिनट्स। So in that 40 minutes, you can easily solve 4 to 5 questions of part C, 7 to 8 questions of part B, and अगर कुछ part A का रह जाता है तो you can solve that questions also. With करेक्ट। this you can, so time management, आप आपका प्लान करो, हर एक का अलग अलग होगा स्ट्रेटेजी, दैट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। बट ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा पार्ट सी से ही स्टार्ट करना है या फिर पार्ट ए से ही स्टार्ट करना है। तो मेरा ये थिंकिंग कि जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपका माइंड मेंटल हेल्थ थोड़ा फ्रेश रहता है, ब्रेन आपका फ्रेश रहता है। तो यू कैन, इफ यू टारगेट पार्ट ए, आपका पार्ट ए फटाक से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इफ यू आर सॉल्विंग पार्ट ए इन द लास्ट, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इफ यू आर टाइम देन यू कैन गो फॉर दैट आल्सो इन लास्ट। करेक्ट। तो टाइम मैनेजमेंट आपको जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करते वक्त ही करना है। संडे टेस्ट में आप टाइम मैनेजमेंट का जो है वो कर सकते हैं, मॉक टेस्ट देख के आप टाइम मैनेजमेंट का जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। करेक्ट। तो वैसे हर्षल, हम देखते कि जैसे ऑफलाइन में हम जब पढ़ते तो आपके क्लासेस जो होते थे सुबह होते थे, और फिर शाम को आप वहां पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। तो आपको क्या उस लाइब्रेरी में क्या क्या बेनिफिट मिलता था, मतलब? ओके, सो लाइब्रेरी जो हमें अवेलेबल रहता था, हमें हमारा जो क्लासरूम रहता था, इट इज अवेलेबल फॉर अस। तो इन दैट क्लासरूम फर्स्ट ऑफ ऑल अप टू 11 PM तक आप पढ़ सकते थे रात के। तो दैट इज अ ह्यूज टाइम। सेकेंड थिंग, जब भी आपको अगर बोर्ड होता है या फिर बोर्डम आ जाता है या फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो,
तो आपके सराउंडिंग पूरे बच्चे रहते, तो दैट विल मोटिवेट, इनडायरेक्टली आपको मोटिवेट करते कि ऐसे मेरा दोस्त पढ़ रहा है, मेरी दोस्त पढ़ रही है, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। या फिर कभी-कभी आपका मॉरल डाउन हो जाता है, तो यू कैन टॉक विद योर टीचर्स एज़ वेल। तो टीचर्स आपको समझाते हैं, इवन लालजी सर है, देन लोकेश सर है पुणे ब्रांच में, वो हमेशा आपके लिए रहते हैं एंड दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप यू कैन ईज़िली वहाँ पे आप जाके अपना सॉल्व कर सकते हो। दूसरा सर लाइब्रेरी फैसिलिटी जो वहाँ पे रहती थी, तो वहाँ पे नॉर्मली 6:30 इन द मॉर्निंग स्टार्ट होता था। तो एंड हमारे लेक्चर्स रहते थे 8 AM को। तो हमें एटलीस्ट 1 एंड हाफ आवर एक्स्ट्रा मिलता था इन द मॉर्निंग। तो इस टाइम में हम क्या करते थे, जो यस्टरडे वाला जो भी कंटेंट है वो हम रिवाइज करते रहते। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके साथ वो लिंक्ड हो जाता था इज़िली। तो वो हमारा डबल रिवीजन होता रहता था वहाँ पे। So that is the another benefit of this classroom that is available for us as a library. यस। तो देखिए एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात हर्षल ने बोली कि जब पुणे में भी हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ते, तो उसी के बाद में उसी क्लासरूम में बाद में बच्चे लाइब्रेरी करके बैठते, और वहाँ पे पढ़ाई करते करते एक तो पहले एनवायरनमेंट मिलता है क्योंकि सारे स्टूडेंट क्लास के वहाँ पे पढ़ रहे, प्लस टीचर का सपोर्ट कितना बड़ा है। मतलब जैसे स्टूडेंट पढ़ रहे तो उनके साथ टीचर भी है कि जो उनके सपोर्ट में वहां पे खड़े, और एनी टाइम जैसे हर्षल आपने भी देखा होगा कि आपको कभी भी कोई डाउट आता तो आप वहां पे जाके टीचर से पूछ सकते, करेक्ट। तो हमने भी देखा है कि पुणे में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो रात के 11-11 बजे भी डाउट क्लियर होते, क्योंकि कोई ना कोई टीचर वहां पे होता ही है और वो सारे स्टूडेंट को सपोर्ट भी करते हैं और उसके साथ उनके डाउट्स भी क्लियर होते। प्लस एक कि जब आपको कोई डिमोटिवेशन हो, कभी कोई मतलब निगेटिव लगे, तो आप टीचर से हेल्प ले सकते, मोटिवेशन ले सकते, करेक्ट। और उसके साथ साथ एक होता है कि मतलब जब हमारे साथ टीचर हो तो एक टीचर के साथ हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि टीचर हमारे साथ है तो हम पॉजिटिव हो जाते, और उस टाइम पे हमें कभी भी निगेटिव नहीं लगता या कभी डिमोटिवेशन नहीं होता, करेक्ट। और मतलब हर्षल मैं और मतलब पूछना चाहूंगा कि जैसे अगर हम क्लासरूम कोचिंग अगर करते, क्लासरूम ज्वाइन करने के बाद आपके पढ़ाई में क्या क्या चेंजेस आए, आपके पढ़ाई में क्या क्या इंप्रूवमेंट आए, और आपके पहले क्या मिस्टेक्स होते थे और क्लासरूम के बाद आपको क्या क्या समझ में आया कि मुझे ये नहीं करना, ये करना चाहिए, इस तरह से स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी चाहिए, इस तरह से करनी चाहिए। यस सर। तो दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का मेन डिफरेंस यही रहता है कि ऑनलाइन में अगर आपका कोई ऑनलाइन में आप पढ़ सकते हैं बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग लेके भी एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो वी कैन नॉट ब्लेम द ऑनलाइन कोचिंग दैट इट इज नॉट हेल्पफुल और लाइक दैट। तो प्रॉब्लम इतना ही रहता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए बहुत सारा स्पेस रहता है, मतलब डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स आर मोर दैन दैट ऑफ ऑफलाइन। ऑफलाइन में वैसे नहीं रहता। देन ऑफलाइन में जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बोला कि जहाँ पे आपका डीमोटिवेशन होता है तो आपका आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट आपको मोटिवेट कर देता है। एंड सेकंड, टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है आपका, दैट इज क्वाइट लिटिल बिट नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन में हम इतना टाइम नहीं दे पाते स्टूडेंट्स को। तो दैट इज द डिफरेंस। एंड जैसे आपने बोला कि क्या चेंजेस आया, तो मैंने ऑनलाइन कोई कोचिंग नहीं किया है पहले आई फर्स्ट का। तो आई एनरोल्ड इन द जनवरी, बट जितने मेरे दोस्त थे, सम ऑफ द फ्रेंड्स वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट ईयर आल्सो। तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन में बहुत सारे डिफिकल्टीज आ जाते हैं। घर पे अगर कोई है तो घर पे आपका फैमिली आपको कोई तो काम देगा, या फिर मम्मी बोलेगी कि ये काम करो वो काम करो। देन दैट इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, बट हम बोल सकते हैं कि इट इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू अल्टीमेटली। तो ऑल दीज थिंग्स, हमारा ऑफलाइन में एक ही टारगेट रहता है, एक ही मोटिव रहता है, वहां पे कोई आपको काम नहीं बोलेगा। आप पढ़ाई करो, खाना खाओ, सो जाओ, फिर से पढ़ाई करो, खाना खाओ, सो जाओ, इतना ही रहता है ऑफलाइन में। देन ऐसा भी नहीं कि ऑफलाइन में सिर्फ पढ़ाई करना है, हम मजे भी कर रहे थे। संडे भी जब हमारा एग्जाम होता था तो आफ्टर ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे क्वेश्चंस का डिस्कशन होता था टीचर के साथ, आफ्टर दैट हम संडे को 2 घंटे का मतलब जल्दी घर पे जाते थे। तो
अगर हम 11 बजे जा रहे तो हम 9 बजे ही चले जाते थे, तो वो 2 घंटे हम एंजॉय करते थे। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मजे वगैरह कुछ नहीं किया। हम्म। सब किया हमने, पढ़ाई किया, मजाक मस्ती किया, देन हमने घूमने चले गए, सब कुछ किया। दैट इज द बेनिफिट फॉर ऑफलाइन सर। करेक्ट, मतलब ये बहुत अच्छी बात बोले हर्षल आपने कि देखिए, जैसे हम देखते हैं ना कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये दोनों भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे मैनेज करते हो। ऑफलाइन के अपने कुछ बेनिफिट है, ऑनलाइन के अपने कुछ बेनिफिट है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि जिनको ऑनलाइन लगता है वो ऑनलाइन से बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, घर पे बैठ के पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। ऑफलाइन के भी स्टूडेंट कि जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बट ये क्लियरिटी हो कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको कौन सा अच्छा लगता है। वैसे हर्षल, बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करते हुए एक्चुअल जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट रिविजन्स की वजह से आता है कि आप रिविजन्स कितने अच्छे से करते हो, एंड रिविजन्स ही आपके पेपर को बहुत अच्छा से मतलब कराते। तो आपने रिविजन्स कैसे की थी? हाँ ये सर। तो रिवीजन सर हमने कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया रिवीजन के लिए, हम्म। क्योंकि हमारे पास 6 मंथ ही था। हम्म। एंड इन 6 मंथ्स जून में एग्जाम आ रहा है, मतलब हम्म। आपको प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 5 मंथ्स मिल रहा है। हम्म। तो हम वही पैटर्न फॉलो करते थे। डेली का डेली रिवाइज करो, हम्म। डेली का डेली पेपर को सॉल्व करो, हम्म। डेली का डेली जो भी डीपीपी क्वेश्चंस आते हैं, जो हाँ। भी डाउट है वो क्लियर करो। आफ्टर दैट आपको रिवाइज करो, हम्म। सेकेंड डे पे रिवाइज करो प्रीवियस वाला टॉपिक। एंड जो हम्म। वीकली सैटरडे रहता है, सैटरडे के दिन या फिर संडे के दिन आप पूरा वीक का बैकअप जो है, या फिर हम्म। कुछ बच गया है या आपका मिस हो चुका है, वो क्लियर करो। हम्म। तो ऐसे आप करते जाओगे। आफ्टर दैट 1 मंथ के बाद फिर से जो फर्स्ट वीक में आपने जो पढ़ा था उसको हम्म। रिवाइज करो। अगर आपने इनिशियली बहुत अच्छा पढ़ाई किया, या फिर 2 मंथ इसको टॉपिक को आपने देखा भी नहीं, हम्म। तो दैट इज नॉट गोइंग टू इट्स बेनिफिट यू। बिकॉज अगर आपने रिवाइज, बिकॉज 30 यूनिट से 1 यूनिट का इतना बड़ा बड़ा बुक, मतलब आप नोट्स लिखते हो तो इतना इतना बड़ा बुक होता है। तो अगर आपको रिवाइज नहीं करोगे तो आप सारा भूल जाओगे। बिकॉज हम्म। 13 यूनिट इट्स नॉट ओनली फ्रॉम सिंगल फील्ड, it's from zoology, it's from botany, it's from हम्म। microbiology, it's from biotechnology, biochemistry। तो 30 यूनिट्स का डेटा कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए ब्रेन में। तो हम्म। वो कैसे स्टोर होगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एंड रिवीजन का भी साइकिल होना चाहिए। आप आज कर रहे हो और 1 महीना उसको नहीं देख रहे हैं, तो ये कुछ काम का नहीं है। सो आपको हम्म। वीकली या फिर मंथली आपको उसके रिवाइज करते रहना है। करेक्ट, ये बात बहुत अच्छी बोले हर्षल ने कि जब आप रिविजन्स करते हो तो रिवीजन कंटिन्यूसली साइक्लिक फॉर्म में होनी चाहिए। कुछ टाइम के बाद फिर से एक बार और रिवीजन होना चाहिए। कंटिन्यूसली आप रिवीजन रखोगे तो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है और आपका कोई भी भूलता नहीं है। और यही रिविजन्स होते हैं, वो की होते हैं सक्सेस का। वैसे हर्षल, हम बहुत बार देखते हैं कि कभी कभी मतलब हम प्रिपरेशन करने की बहुत तैयारी मतलब प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा माइंड जो होता है डाइवर्ट होता है, कभी डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, कभी कभी ओवर थिंकिंग हो जाती है, कभी कभी डीमोटिवेशन होता है और उसके वजह से पढ़ाई नहीं होता, एक एक दो दो दिन ऐसे वेस्ट चल जाते हैं। तो ऑफलाइन के सेंटर में पढ़ाई करते समय भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं क्या? यस, इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, तो सब जगह पे होगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हाँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्व कैसे करना है इसको। तो अगर आपको डीमोटिवेशन आ जाता है तो यू हम्म। कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 1 डे, जहाँ पे ब्रेक हम्म। ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कंटिन्यू पढ़ाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बट जब आप इनिशियली जब पेपर लिखते जाओगे या फिर आप जो टेस्ट दे रहे हो, आपको हम्म। हमेशा एक क्लियर रहना चाहिए, एक तो दो ही रिजल्ट आएगा। एक हम्म। तो क्वालिफाई होगा, एक तो नहीं होगा। हम्म। उससे तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मिडल पे अटके रहोगे। ऐसा कुछ हम्म। नहीं है। तो ये सोच के ही जाना है कि एक तो होगा, एक तो नहीं होगा। अगर होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो नहीं, क्यों नहीं हुआ है वो आपको उसी दिन एग्जाम के जो टेस्ट है उसे आपको फाइंड आउट करना है कि मेरा गलती कहाँ पे है। हम्म। वो गलती को आपको फाइंड आउट करना है। उसको सोचना है कि किससे ये हमारा गलती जो है वो क्लियर हो जाएगा। हम्म। अगर आपको नहीं आता, यू कैन आस्क योर मेंटर्स। मेंटर से आप बात हम्म। करो, टीचर से बात करो, आपके फ्रेंड्स होंगे, बैचमेट्स होंगे, उनसे बात करो। दूसरा डिमोटिवेशन का सर हम बोल सकते हैं कि जो प्रीवियस बैचेस वाले स्टूडेंट होते हैं जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता,
वो बोलते रहते हैं कि आप 6 मंथ्स इज नॉट सफिशिएंट, कि आपको और टाइम देना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि 6 महीने में नहीं होता है किसी का। तो ऐसा कुछ नहीं, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नहीं होता। दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने 6 मंथ में नहीं, ओनली 5 मंथ्स की प्रिपरेशन किया है, क्योंकि आफ्टर दैट आई वेंट फॉर माय जॉब। सो आई लेफ्ट पुणे इंस्टीट्यूट एट द मंथ ऑफ जुलाई। तो मेरा मान के चलता 5 मंथ से मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये सारा डीमोटिवेशन है, डिस्ट्रैक्शन है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आप आपका पढ़ाई करो, अगेन पीवाईक्यू सॉल्व करो, डाउट्स क्लियर करो, कंसिस्टेंटली आपको उसको रिवाइज करना है। दैट इज द ओनली वे फॉर टारगेटिंग एनी एग्जाम। तो आप अगर सीएसआर का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके साथ आपका आईसीएमआर का प्रिपरेशन हो जाता है, बार का प्रिपरेशन हो जाता है, डीबीटी का हो जाता है, ईआईएफआर का हो जाता है, सेट का हो जाता है। तो all these exams you can target in single CSR exam syllabus. तो मेरा अप्रैल में सेट भी क्लियर हो चुका था ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 6 यूनिट्स, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम था, तब तक हमारे 6 यूनिट्स प्रिपेयर हो चुके, 7 to 8 यूनिट्स, 6 यूनिट्स शायद क्लियर हुए थे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने सेट क्लियर कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं कि 6 मंथ्स में नहीं होगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं रहता सर। इट इज अ मिथ ओनली सर। यस, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी हर्षल आपकी, कि मतलब आप अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो आप मिनिमम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो, बस आपको रेडी रहना है। और देखिए, जैसे हर्षल बोल रहे कि मैं अगर सेट भी क्लियर कर चुका हूँ, मैं नेट भी क्लियर कर चुका हूँ, इसका मतलब है ये एक, कि जब आप कोई प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन करते हुए इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि उसकी वजह से हमारे सारे एग्जाम्स कवर हो। जैसे सीएसआर नेट का प्रिपरेशन करते समय हर्षल ने जो बोला वो बहुत बड़ी बात थी, कि सीएसआर नेट का भी प्रिपरेशन होता है, गेट का होता है, डीबीटी का होता है, टेपर का होता है, बार्क का होता है, सेट का होता है। तो आपके इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई होने वाले, एंड इसलिए आपको प्रिपरेशन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। अब हर्षल, हम कुछ रैपिड फायर राउंड्स क्वेश्चंस लेते हैं, हाँ? तो जो आपको है Yes, ना, sir, sure. पॉइंटेड क्वेश्चंस, पॉइंटेड आंसर्स देने, हाँ, जल्दी। Sir, before that, can I add one more point? यस यस। हाँ, सो अभी हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रैक्शन के बारे में या फिर डिमोटिवेशन के बारे में। तो नॉर्मली क्या होता है, जो प्रीवियस बैच वाले स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर प्रिपरेइंग फॉर दैट। बट उन्हें देख के ये नहीं सोचना है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। उन्हें देख के ये सोचना है कि इनके पास कितने लेवल का पेशेंस है। दैट इज नॉट सीइंग इन दी अपकमिंग जनरेशन, जहाँ पे पेशेंस है ही नहीं बिल्कुल। तो उन्हें देख के आपको ये भी मोटिवेशन हो सकता है कि उनके पास इतना पेशेंस है, तो हम पेशेंटली काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो गया तो मुझे प्रिपरेशन छोड़ना है, अभी नहीं होगा मेरा। ये सारी चीजें आपको दिमाग से निकालना है। ये बहुत बड़ा इफ योर टारगेट मोटिवेशन है। इज इफ योर टारगेट इज 6, मुझे जेआरएफ करना है, भले आपका 6 मंथ लगे, 1 ईयर लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन आपको वो करना ही, आपका हो जाएगा, बट कंसिस्टेंटली आप करते हैं। यस, तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन का पॉइंट है, कि आपको मतलब खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना ही है। प्लस आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके तरफ भी देखिए कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, वो कितना हार्ड वर्क करे, कितने पेशेंस रख के प्रिपरेशन करे, तो उनको देख के आपको खुद मोटिवेशन आ जाए। अभी हर्षल, जैसे हम देखते हैं कि सीएसआर में 13 यूनिट्स है, तो 13 यूनिट्स में से आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर फेवरेट तो सभी यूनिट्स थे, अच्छा, सारे ऐसा कुछ यूनिट्स थे। स्पेसिफिक नहीं है। यस सर, सारे फेवरेट्स थे, बिकॉज आई एम फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी बैकग्राउंड। तो ऑलमोस्ट 11 to 12 यूनिट्स जिसका बेसिक्स मेरा क्लियर था, मतलब इन माय मास्टर्स। तो ऐसा कुछ नहीं था कि फेवरेट टॉपिक या हार्ड टॉपिक था। बट जब बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ वास्ट टॉपिक, बट इट इज माय फेवरेट टॉपिक। बट उसमें एक ही पॉइंट था कि अगर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ जाता है तो मैं वो स्किप कर रहा था, बिकॉज इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ माइंड। अदरवाइज बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स है, या फिर इवन बायोकेमिस्ट्री वाज माय फेवरेट। तो और 13 यूनिट्स में से सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? डिफिकल्ट नहीं बोला जा सकता, हाँ। बट जो क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेथड्स इन बायोलॉजी 13 नंबर यूनिट है, बहुत सारे टेक्निक्स है,
बट स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ डीप नहीं है। लेकिन उसके जो क्वेश्चंस आते हैं, इट इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी, इट इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या इट इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सिग्नलिंग, जहाँ पे इम्यूनोलॉजी के साथ वो एलाइजा रिया वगैरह क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो वो कंसेप्ट आपको समझना क्लियर चाहिए पहले। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है अप्लाइड का, तो यू कैन सॉल्व द सेल बायो क्वेश्चंस इजीली, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मोल बायो इजीली, यहाँ पे जो मेथड्स बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। करेक्ट। तो मतलब आपको कंटिन्यूसली क्वेश्चन सॉल्व करके उन टॉपिक्स को लर्न करना है। यस सर। यस। वैसे हर्षल, जैसे सीएसआर में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी, आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? सर मेरा तो पार्ट ए ही रहता है सर, अच्छा, पार्ट ए फेवरेट है। बिकॉज इट इज गिविंग यू एक्स्ट्रा चांस टू सॉल्व द पार्ट सी क्वेश्चंस। अगर आपका 10 भी राइट आता है आउट ऑफ 15, तो 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। 5 अगर रॉन्ग जाता है तो आप माइनस करो 2.5, तो ऑलमोस्ट यू आर गेटिंग 17 मार्क्स। तो फॉर दैट यू कैन टेक द रिस्क ऑफ मोर 3-4 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट सी, या फिर पार्ट बी, जो भी रहेगा वो। और आपको मतलब सबसे पहले एग्जाम में आप कौन से पार्ट से स्टार्ट करते हो? Yes, I always start with the part A. हाँ। After that, I start part C, and after हम्म, that, part B. मतलब पार्ट सी से स्टार्ट करते हैं आप? Yes, sir. नहीं, part A से। पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। हाँ। और जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार जब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तब हमारी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बार क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, पर बाद में जाके जाके नेगेटिव मार्किंग कम हो जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी भी कम होते, पहले ज़्यादा होती थी क्या स्टार्टिंग में जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तब? यस सर, डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग आपकी बहुत ज्यादा इनिशियली जाएगी। जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था प्रीवियस टाइम बैक, कि हमारा वो पर्सपेक्टिव नहीं रहता क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, तो आप एक तरीके से आपको आंसर मिल रहा है, बट और क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है इसका, वो आपका जनरेट हो जाता है। एंड वो आंसर राइट क्यों है, उसका आपको 1, 2, 3, 4 रीजन मिल जाता है। एंड जो बाकी के सारे जो ऑप्शंस है, जो भी रॉन्ग है या फिर गलत है, वो रॉन्ग क्यों है वो भी आपको पता चल जाता है। तो अगर उस दूसरे एमसीक्यू पे या फिर दूसरे ऑप्शन पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन आल्सो। तो इनिशियली आपका नेगेटिव मार्किंग आएगा ही आएगा ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज वी आर लर्निंग दिस प्रोसेस। 6 मंथ्स का जो आईपास का जो कोर्स है उस हाँ, यस। तो जैसे हम देखते हैं हर्षल कि अब सीएसआर एग्जाम जैसे हम मान रहे हैं कि दिसंबर के एंडिंग में हो सकती है या जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकती है, बट अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ या 60 डेज का जो टाइम है वो मतलब रिमेनिंग है। अब अगर कोई स्टूडेंट आज से अगर प्रिपरेशन करना चाहता है, तो क्या वो सीएसआर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकता है क्या? और दूसरा कि उसके लिए क्या डूज और डोंट्स होने चाहिए, जो अभी जो प्रिपेयर करे उन स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? Okay, so if any student is starting from this scratch, so it is quite bit difficult for him or her, because 30 minutes में से हम मान के चले तो 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको तो एटलीस्ट 7 to 8 मिनट्स टारगेट करना पड़ेगा। तो उसका नोट्स बना के पीवाईक्यू सॉल्व करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। बट आप कुछ ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो दैट इज इजी। हर यूनिट में से कुछ आप टॉपिक्स प्रिपेयर करो जो इजी है, या फिर आपके समझ के अंदर है, अंडरस्टैंडिंग के अंदर है। इफ यू सॉल्व दिस कंसेप्ट, इफ यू टारगेट दिस कंसेप्ट, तो आपका एग्जाम हो सकता है। बट गारंटी नहीं है इसका कि होगा, बट हो भी सकता है। एंड अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहा है 6 मंथ से या फिर 4 मंथ से पढ़ते आ रहा है, तो ही इज हैविंग ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। आप जैसे आपने बोला कि 60 डेज है अवेलेबल, इन द 60 डेज अभी आपको रिवीजन स्टार्ट करना, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, डीपीपी सॉल्व करते हैं, आफ्टर दैट डाउट्स क्लियर करते हैं। तो प्रीवियस वाला जो है उसके लिए आपको टाइम नहीं बचता रिवाइज करने के लिए। तो आपको अभी पीवाईक्यू थोड़ा कम करना पड़ेगा सॉल्व। देन मिनिमम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड आपको एक्स्ट्रा 2 to 3 आवर्स निकालना है डेली का। इसमें आप प्रीवियस वाला सारे जो भी यूनिट्स आपके पढ़े, फॉर एग्जाम्पल आपके अभी तक 9 यूनिट्स पढ़ के हो चुके, या फिर 8 यूनिट्स पढ़ के हो चुके, तो अभी बचे कितने, हमारे 4 बचे, तो 4 का प्रिपरेशन साइड बाय साइड चलते रहेगा।
करेक्ट। एक्स्ट्रा 2 आवर्स में आपको प्रीवियस वाला करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो उसका कुछ आपको फायदा नहीं होगा, आप सब भूल जाओगे एंड बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो हो जाएगा 2 महीने में सर, आराम से। यस, तो और ये सर, हाँ हाँ, और सर आईफास का जो एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप का जो ग्रुप होता है बेसिकली, हम्म, उस पे आपको रिमाइंडर आना स्टार्ट हो जाएगा 60 डेज लेफ्ट, हम्म, 59 डेज लेफ्ट। तो हम्म, आपको मोटिवेट करते रहेगा, आपको डराते रहेगा आपको, तो आप करेक्ट। करोगे पढ़ाई से हाँ, आराम तो से। आराम से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और देखिए ये पॉसिबल है कि आप अगर अभी भी पहले पढ़े हुए हो और अभी आप रिवीजन करना चाहते हो तो 2 मंथ सफिशिएंट है। वैसे तो हम देखते हैं कि हर्षल लास्ट जो भी प्रिपरेशन होती है हमारी, सबसे अच्छी प्रिपरेशन पहले 50 या 60 डेज में होती है एग्जाम से पहले, क्योंकि तब हम बहुत एक्टिव होते हैं, तब हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, फोकस्ड होते हैं। तो हमारी पढ़ाई सबसे अच्छी तभी होती है, रिविजन भी सबसे अच्छे एग्जाम से पहले ही होती है। इसलिए आप रेडी हो जाइए, प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट कीजिए। आपका रिवीजन बहुत अच्छा आएगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स जो हमने इस सेशन में डिस्कस किए, तो मतलब आई होप कि ये सारे स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, उन सबको बहुत बेनिफिशियल होंगे। एंड उनके जो डाउट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट के जो डाउट है, उस डाउट्स के लिए इस सेशन में सारे उनके आंसर्स उनको मिल जाएंगे। एंड इस सब के लिए हर्षल आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी अपनी स्ट्रेटजी सारे आपने शेयर की और इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया एंड अच्छे से सारे पॉइंट्स जो है वो बताए। और सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड कंप्लीट आईपीएस फैमिली की तरफ से हर्षल आपको और वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much, यस। everyone. And I'm glad that I was a part of iFast family. हम्म, And जो भी आईफास से प्रिपरेशन कर रहे या फिर जो भी ये वीडियो देख रहे, तो आप आईफास में ज्वाइन करो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मेजोरिटी आप ऑफलाइन ज्वाइन करो। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो इट इज ऑनलाइन, आपको जाना पड़ेगा बिकॉज हम्म, आप एमएससी छोड़ के नहीं आ सकते। बट आप अगर एमएससी हो चुके हैं तो आप टारगेट करो, आप ट्राई करो कि आपको ऑफलाइन ही जाना है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारा बेनिफिट्स होता है। हम्म। एंड फाइनली थैंक यू सो मच विशाल सर कि आपने हमारे साथ इंटरेक्शन किया। इट वाज अ ग्रेट टाइम विथ यू एंड ऑल आई थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच। एंड सारे स्टूडेंट की तरफ से एज वेल एज हमारे पूरे फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हर्षल कि आपने इतने अच्छे सारे पॉइंट्स को मेंशन किया, इतने अच्छे से स्टूडेंट को गाइड किया। और ये सेशन में से बहुत सारे पॉइंट्स सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे आगे जाके। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब स्टूडेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को मतलब लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। एंड ये सेशन आप सबको कैसे लगा आप जरूर बताइए, और आपको इस सेशन से क्या क्या लर्निंग मिली वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड आपके अगर कोई डाउट्स हो तो आप फ्रीली आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल एंड थैंक यू हर्षल। थैंक यू गाइस। थैंक यू।